जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एंड गॉस लॉ के बारे में। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा आज का वीडियो रहेगा वो गॉस लॉ और उसमें जिन जिन टॉपिक्स क्वांटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जब भी हम किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करते हैं या उसको चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं तो किसी भी बॉडी पर या किसी भी सिस्टम पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप से हो सकता है। अगर चार्ज लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है देन इट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर चार्ज उस बॉडी के मटेरियल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, देन नॉर्मली इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? वन बाय वन हम इन तीनों को समझते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सपोज वी हैव ए वायर, दिस इज ऑफ लेंथ एल लेंथ का एक वायर है एंड प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर। प्लस क्यू चार्ज क्या है? इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर प्लस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा देन if we will take a piece, हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट का चार्ज हम कितना कंसीडर कर लेते हैं, dq, और इसकी लेंथ कंसीडर कर लेते हैं dl। तो अगर चार्ज इस वायर पर या इस रॉड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लेंथ के अकॉर्डिंग, तो अगर हम dq और dl का रिलेशन देखें तो सिंपली हमको रिलेशन मिलता है द चार्ज ऑन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट। क्लियर? एलिमेंट पर जो चार्ज होगा वो एलिमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब चार्ज इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। एक कांस्टेंट यहाँ पे आता है लैम्डा इनटू dl। अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें तो लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, dq बाई dl, या फिर हम इसको लिख सकते हैं q बाई l। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आया है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर? अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमको एक कांस्टेंट मिलता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का? इसका यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर, चार्ज पर मीटर। क्लियर? सेकेंड टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सेकेंड टाइप का, सपोज वी हैव ए प्लेन शीट एंड क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट। प्लस क्यू चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट है पूरी सरफेस पर। अगर हम इस सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लें, एक छोटा सा एलिमेंट हम ये ले लेते हैं। अगर इस एलिमेंट पर अगर हम चार्ज की बात करें, सपोज इस एलिमेंट का चार्ज dq है और इसका एरिया dA या ds, जो भी हम मानना चाहें हम कंसीडर कर सकते हैं, dA। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसके चार्ज यानी जो एलिमेंट है इसके चार्ज इसके एरिया में क्या रिलेशन है होगा। अगर चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मींस द चार्ज ऑन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ एलिमेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो फिर से ये कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, dq इज इक्वल सिग्मा इंटू dA। यानी कि यहाँ से जो सिग्मा आया इसको हम क्या बोल सकते हैं, dq बाई dA, या फिर हम इसको बोल सकते हैं dq, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल dq बाई ds। क्लियर? चाहे हम dq बाई dA बोले या हम dq बाई ds बोले। देखिए, a मीन्स एरिया और s मीन्स सरफेस, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, दोनों सेम रहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया सिग्मा। अब इस कांस्टेंट सिग्मा को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर ये कांस्टेंट क्या बोला जाएगा, इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर आपसे इसका यूनिट पूछा जाता है तो देखिए यूनिट इसका क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज का कूलम्ब, एरिया का मीटर स्क्वायर। It is the second type of charge distribution, that is called surface charge distribution.
इसमें हमें एक कांस्टेंट मिला, इस कांस्टेंट को हमने क्या बोला, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही अगर हम बात करें थर्ड टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मान लीजिए कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है और इस पर क्या है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका वॉल्यूम है V। अगर हम इससे किसी एलिमेंट को पिक करें, मान लीजिए हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से कट करते हैं, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो अगर हम इसका एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, द चार्ज ऑन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ इट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को बेटा रिमूव करेंगे, फिर से एक कांस्टेंट यहाँ पे आने वाला है, dq इज इक्वल रो इनटू dv, यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें तो रो इज इक्वल क्या होगा, dq अपॉन dv, या इसको हम लिख सकते हैं q अपॉन v। क्लियर, सिंपली जैसे इन दोनों में हमने बोला था वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर, अगर इसके यूनिट की बात करी जाए बेटा तो इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट मींस कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक, तो देखिए whenever charge is given to any material then it can be distributed by three types। थ्री टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर वायर लिया है, लीनियर ऑब्जेक्ट लिया है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन दैट केस द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपने चार्ज किसी सिस्टम को दिया और चार्ज उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देन इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। In that case, the charge per unit area of the surface is called surface charge density। थर्ड, आपने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया और चार्ज उसके ओवरऑल वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली, देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड तीन कांस्टेंट मिलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन तीनों ही कांस्टेंट का हम आगे यूज करेंगे जब हम गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम। क्लियर, देखिए अब इनसे रिलेटेड कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं चार्ज डेंसिटी के। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए CSE 2020 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1 एट आउटर रेडियस r2। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इनर रेडियस कितनी है r1, आउटर रेडियस कितनी है r2। क्लियर, इस टाइप से मान लीजिए जैसे ये स्फीयर है हॉलो, अंदर की रेडियस इसकी r1, अंदर वाली रेडियस इसकी r1 और बाहर वाली रेडियस इसकी r2। क्लियर, ए पॉइंट चार्ज -q हैज ए चार्ज कैपिटल Q ऑन इट्स सरफेस। क्या है, इसकी सरफेस पर एक चार्ज है कैपिटल Q, कैपिटल Q चार्ज है इसकी सरफेस पर। क्लियर, चलिए हमने वो भी कर लिया। नेक्स्ट दिया है ए पॉइंट चार्ज -q इज आल्सो प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसके सेंटर पर एक चार्ज और है -q रखा हुआ है यहाँ पे। What is the surface charge density on inner and outer surfaces of the sphere? Inner और outer surfaces पर हमको surface charge density find करनी है। अब इस केस में देखिए जो कैपिटल Q चार्ज था वो तो आउटर सरफेस पर ही रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, तो बाहर वाली सरफेस पर पड़ेगी। अब ये जो सेंटर पर -q रखा है इसका क्या होगा, देखिए सेंटर पर -q रखा है तो ये क्या करेगा, इस शेल का यहाँ का ये स्फीयर है इसमें इंडक्शन कराएगा। क्या कराएगा, इंडक्शन। अब इस इंडक्शन की प्रोसेस में देखिए क्या होगा, इस इंडक्शन की प्रोसेस में ये -q था तो अंदर वाली सरफेस पर क्या डेवलप हो जाएगा, ड्यू टू द इंडक्शन अंदर वाली सरफेस पर डेवलप होगा +q, अंदर वाले पर +q आएगा तो -q किधर जाएगा, बाहर वाले पर। अब देखिए बाहर वाली पर ये चार्ज और आ जाएगा, ये कितना रहेगा, ये चार्ज रहेगा आपका -q। अब अगर हम इस कंडीशन में देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ स्फीयर, तो देखिए
सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर इज इक्वल क्या होगा, अंदर वाले पर चार्ज कितना है प्लस क्यू अपॉन एरिया 4 पाई आर। अब देखिए अंदर वाले की रेडियस है r1 तो 4 पाई r1 स्क्वायर। आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर का बोला है। अब देखिए आउटर सरफेस के लिए क्या होगा, प्लस क्यू पहले से था, माइनस क्यू ड्यू टू द इंडक्शन आ गया स्मॉल क्यू, तो बाहर वाली सरफेस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन बाहर वाली सरफेस का एरिया 4 पाई r2 स्क्वायर। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि इनर और आउटर सरफेस पर चार्ज डेंसिटीज क्या होगी। देखिए इनर सरफेस पर चार्ज कितना होगा ड्यू टू द इंडक्शन प्लस क्यू आ जाएगा, तो प्लस क्यू अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर। बाहर वाले पर कैपिटल क्यू पहले से था, माइनस स्मॉल क्यू बाद में आया है इंडक्शन के कारण, तो क्यू माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा बाई बाहर वाले की रेडियस 4 पाई r2 स्क्वायर, एरिया हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर। क्लियर। तो इस टाइप से चार्ज डेंसिटीज के क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया वेक्टर। देखिए वैसे तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि एरिया को कभी कभी हमें ख्याल आता है कि एरिया स्केलर होगा, बट हमने क्लास 11th में भी कुछ कंडीशंस इसकी यूज़ करी थी और फिर बता रहे हैं कि फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो एरिया को वेक्टर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एरिया को वेक्टर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये एरिया वेक्टर होता क्या है, जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है, आपके पास कोई सरफेस है इस टाइप से, ये सरफेस है, ये रही ये सरफेस है। अब अगर इस सरफेस की बात करी जाए तो इस सरफेस पर मान लीजिए सरफेस का एरिया कितना है ए। इस सरफेस का हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, हमने इस सरफेस का एक छोटा सा ये एलिमेंट ले लिया, तो इस एलिमेंट के लिए अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर होता क्या है, एरिया वेक्टर देखो वेक्टर है दैट मींस मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो जो सरफेस का एरिया है वही रहेगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द सरफेस। और हम इसको नोट कैसे करते हैं, मान लीजिए इसका एरिया ए है और ये इसकी डायरेक्शन हो गई एरिया वेक्टर की एन कैप, तो एरिया वेक्टर होगा क्या हमारा, एरिया वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल क्या होता है ए इंटू एन कैप, ए इंटू एन कैप। और फिजिक्स में हम एरिया को वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे। सिंपली द वेक्टर directed perpendicular to the surface of body is called area vector। मान लीजिए हमारे पास ये इस टाइप से एक सरफेस है, ये हमारा हाथ एक सरफेस है, इस सरफेस पर अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो इधर होगा बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, इस तरफ बात करते हैं तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा बाहर की तरफ। और एक बात याद रखिए, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो एक सरफेस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन करते टाइम एक ही क्वेश्चन में शुरुआत में आपने इस सरफेस पर क्या ले लिया बाहर की तरफ, थोड़ी देर बाद आपका मन किया आप इसी पर उधर की तरफ ले लेते हैं। एक सरफेस पर एक ही डायरेक्शन आपको एरिया वेक्टर की लेनी है ताकि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते टाइम हमसे गलती ना हो। सिंपली एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इसी बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड का एरिया वेक्टर क्या होगा, ये इसके सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जो होगा दैट इज द एरिया वेक्टर फॉर दिस बोर्ड। क्लियर। फार्मूला हम ये नोट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ये हो गया, ये डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, फिर से सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। क्लियर। छोटा सा टॉपिक है, यूज हम इसको कहाँ करते हैं आप समझिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में समझिए कि सपोज किसी स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द फील्ड लाइंस। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो फील्ड लाइंस कैसी होगी, म्यूचुअली पैरेलल होंगी। और अगर हम उसी यूनिफॉर्म फील्ड में या उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करें, एक सरफेस रख दें, तो जब हम कोई सरफेस रखेंगे तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, उस सरफेस से पास होंगी। मान लीजिए आपके पास ये एक
इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक सरफेस इस टाइप से रख देते हो, क्लियर? आपने ये एक सरफेस रख दी इस टाइप से। जब आपने ये एक सरफेस रखी इस टाइप से तो क्या होगा, ये फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रही हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है, दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपली number of field lines passing perpendicular from any surface in electric field is called flux, क्लियर? और फ्लक्स जो होता है हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब समझते हैं, जैसे अभी हमने बात करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई सरफेस रख देंगे तो उस सरफेस से क्या होगा, उस सरफेस से फील्ड लाइंस पास होंगी, और जब उस सरफेस से फील्ड लाइंस पास होंगी तो फील्ड लाइंस पास होने का मतलब क्या है, जो सरफेस से फील्ड लाइंस पास होंगी दैट मींस उससे फ्लक्स पास होगा, क्लियर? अब देखिए, फ्लक्स मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। लेकिन अगर हम बात करें तो फील्ड लाइंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमने बोला था कि ये फील्ड लाइंस हमको दिखाई तो देती नहीं, तो हम नंबर कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो फ्लक्स की वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी बात समझिए, हम रिलेट करते हैं फ्लक्स को किन किन फैक्टर्स से रिलेट कर सकते हैं, वन बाय वन देखते हैं। हमको मालूम पड़ा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स। अब देखिए, हम एक पेयर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टाइप से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए हम कोई सरफेस रखते हैं इस टाइप से, हमने एक सरफेस रखी इस टाइप से, ये एक सरफेस रखी हुई है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने ये एक सरफेस रख दी। अब ये अगर हम इस सरफेस से बात करें तो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, 3 फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट मींस द नंबर ऑफ फ्लक्स इज 3, क्लियर? अगर मैं इस फील्ड को स्ट्रॉन्ग करता जाऊं, दैट मींस फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता जाऊं, तो फील्ड की स्ट्रेंथ को मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ाने पे आपने पढ़ा है कि जब फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो फील्ड लाइंस पास आएंगी। पास आने का मतलब क्या है कि इसी सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी, फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी, दैट मींस फ्लक्स बढ़ेगा। तो पहला रिलेशन हमको क्या मिलता है कि व्हेनेवर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड विल इंक्रीज देन फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेस, दैट मींस किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। सेकंड देखिए अज्यूमशन क्या हो सकता है हमारा, सेकंड एज्यूमशन कि मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक सरफेस रखते हैं, हमने एक सरफेस रखी इसमें इस टाइप से, सपोज अभी कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, 3, क्लियर? हम फील्ड की इंटेंसिटी को नहीं बदलते, हम फील्ड को उतना ही रहने देते हैं, केवल क्या करते हैं, सरफेस का एरिया बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हमने ये सरफेस जो ली थी इसकी जगह हमने इस टाइप से एक बड़ी सी सरफेस रख दी। अब देखिए, जब आप इस टाइप से एक बड़ी सरफेस रखोगे तो क्या होगा, उस सरफेस से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगा, ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी, दैट मींस फ्लक्स भी ज्यादा होगा। अगर मान लो इसी सरफेस को छोटा कर देते तो सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स का नंबर भी क्या होता, फील्ड लाइंस का नंबर कम हो जाता, दैट मींस फ्लक्स कम हो जाता। तो एक सिंपल सा हमको यहाँ पे रिलेशन मिल जाता है कि जो आपका फ्लक्स है दैट आल्सो प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सरफेस, क्लियर? एरिया के भी प्रोपोर्शनल है, फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस रखी है उसका एरिया जितना कम होगा फ्लक्स उतना कम होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। थर्ड कंडीशन पे हम आते हैं कि मान लीजिए हम दोनों चीजें सेम रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही रखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम चेंज नहीं करेंगे, वही रहेगी इंटेंसिटी, क्लियर? और जो एरिया है
वो भी वही रहेगा। ना तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने वाले हैं, ना हम एरिया बदलने वाले हैं। हम केवल क्या करते हैं, हम सरफेस का अलाइनमेंट बदलेंगे अलग अलग सिचुएशन में। देखो पहली बार में हमने क्या किया कि हमने एक सरफेस ली इस टाइप से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। पहली बार क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस रखेंगे कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से हमने ये रखा, एक सरफेस हमारी ये रखी हुई है। अभी देखिए कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4 5। इस कंडीशन में देखो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसका एरिया वेक्टर कैसा है ये। तो अगर बात करी जाए एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर कितना है, अभी दोनों पैरेलल है, ये ई वेक्टर ये ए वेक्टर दोनों पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि एंगल थीटा कितना है 0। उस कंडीशन में फ्लक्स कितना है अभी 5, 1 2 3 4 5। सेकंड कंडीशन क्या करते हैं, हम सरफेस यही रहने देते हैं बट सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा झुका देते हैं। सरफेस को हम क्या करेंगे, इस टाइप से झुका देंगे, सरफेस हमने झुका दी। अब देखिए सरफेस हमने जब इसकी झुका दी तो सरफेस को झुकाने पे क्या हुआ कि एंगल जो था आपका थीटा, थीटा की कंडीशन क्या है कि थीटा को हमने ग्रेटर देन 0 कर दिया, थीटा इज ग्रेटर देन 0। हम 0 डिग्री से आगे गए तो जो आपका बेटा फ्लक्स था, फ्लक्स की वैल्यू क्या होने लगी, देखो कम हो रही है। पहले फ्लक्स 5 था, हम जितना झुकाते जाएंगे, अभी मान लो ये कितना रह गया 3, और झुकाएंगे कितना रह जाएगा 2, क्लियर। तो हमने जब इसको झुकाया यानी कि थीटा को हमने 0 से बढ़ाया तो फ्लक्स क्या हुआ, कम हुआ। थर्ड कंडीशन हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सरफेस तो यही थी, हमने सरफेस को बिल्कुल ऐसा रख दिया फील्ड के पैरेलल, फील्ड के पैरेलल। अब फील्ड के पैरेलल वाली कंडीशन में देखिए कि अगर हम इसका एरिया वेक्टर फाइंड करें तो इसका एरिया वेक्टर तो ये आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सामने है। इस कंडीशन में ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड, थर्ड सिचुएशन में क्या है कि जो आपका थीटा आ रहा है वो कितना हो गया 90 डिग्री। जब थीटा 90 हो गया तो देखिए कोई भी फ्लक्स पास हो रहा है, कोई भी लाइन पास हो रही है सरफेस से, नहीं हो रही। तो जब लाइन सरफेस से पास नहीं हो रही है, इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो जब थीटा हमारा 90 डिग्री हुआ, इस कंडीशन में फ्लक्स कितना हो गया 0। समझ लो एंगल 0 से 90 तक पहुंचा, फ्लक्स मैक्सिमम से 0। ये कंडीशन आपकी कैसी हो सकती है, इसको हम मैक्सिमम बोल सकते हैं, ये आपका 0। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम फ्लक्स को के लिए इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट बन सकते हैं दो, या तो स्केलर या फिर वेक्टर, ठीक है। अब अगर हम एंगल के बारे में यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि जब एंगल 0 था तो फ्लक्स मैक्सिमम था, और एंगल जब 90 हुआ तो फ्लक्स 0। ये केवल आपका कॉस में हो सकता है, किस में हो सकता है, कॉस कंपोनेंट में हो सकता है, क्योंकि साइन में 0 पर 0 होता है और 90 पर मैक्सिमम होता है, जबकि कॉस में 0 पर मैक्सिमम होता है 90 पर 0। तो यहाँ से हमको एक कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स की बात करी जाए तो वो किस पर और डिपेंड करता है, कॉस थीटा पर, जहाँ पर ये जो आपका थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो अगर हम इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को मर्ज कर रहे हैं तो तीनों को मर्ज करने पे हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला मिलने वाला है, फाई इज इक्वल ई इंटू ए कॉस थीटा। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको किस में लिख सकते हो, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट मींस e into a cos theta that can be written as e vector dot a vector। क्लियर, समझ लीजिए सिंपली, फ्लक्स means the number of field lines passing perpendicular to the surface that is placed in uniform electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर रखी सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड फ्लक्स। बट वी नो द फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई वी कुड नॉट काउंट देम। तो जब हम उनको काउंट नहीं कर सकते तो उसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। फार्मूले के लिए हम लॉजिक बेस यूज करते हैं। पहला लॉजिक हमको मिलता है कि जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
दूसरा फ्लक्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीसरा फ्लक्स cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तीनों को मर्ज करते हैं, तीनों को मर्ज करने से क्या आता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल आता है E इंटू ए कॉस थीटा, और E इंटू ए कॉस थीटा से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस प्रोडक्ट को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई वी कैन से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर ये तो सरफेस के लिए दिया, बट मान लीजिए अगर किसी केस में आपको एलिमेंटल दे दिया जाए, एलिमेंटल का मतलब कि एलिमेंट दे दिया जाए किसी सरफेस का, और उस एलिमेंट के थ्रू आपको फ्लक्स फाइंड करना हो, तो एलिमेंट के थ्रू अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना होगा तो सिंपली आप क्या यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, सिंपल एलिमेंट के थ्रू अगर आपको फाइंड करना है तो आप यूज कर सकते हो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, where ds वेक्टर is the area vector of that element. Phi is equal E vector dot ds vector. ds vector means area vector of that element. तो हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस हैं फ्लक्स से रिलेटेड जिनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ऑफ एरिया ए वेक्टर इज इक्वल 8 j कैप मीटर स्क्वायर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ E वेक्टर इज इक्वल 2 I कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप। क्लियर? बट इससे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E इंटू ए कॉस थीटा या E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो बेटा इसके दो यूनिट निकल के आते हैं। एक यूनिट इसका अगर हम बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम एरिया का मीटर स्क्वायर। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने पढ़ा है वोल्ट पर मीटर, उसके हिसाब से इसका एक यूनिट निकल के आता है वोल्ट इनटू मीटर। क्या निकल के आता है यूनिट, वोल्ट इनटू मीटर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इस मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, सिंपली आएगा वोल्ट इनटू मीटर। क्लियर? क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास दो गिवन क्वांटिटीज हैं और इन्हीं के बेस पे हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। सिंपली हमको एरिया वेक्टर भी दे रखा है कितना, 8 j कैप मीटर स्क्वायर, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है 2 I कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप, यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। फाइंड हमको करना है फ्लक्स। तो देखो सिंपल सा सॉल्यूशन, ये आपको भी मालूम है कि फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट हमको करना है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है फाई इज इक्वल E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। E वेक्टर कितना, 2 I कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप डॉट 8 j कैप। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट में आपने ये भी पढ़ रखा है कि स्केलर प्रोडक्ट जब हम करते हैं दो क्वांटिटीज का, देन द कंपोनेंट्स ऑफ I विल मल्टीप्लाइड विद I, कंपोनेंट्स ऑफ J इज मल्टीप्लाइड विद J, एंड द कंपोनेंट्स ऑफ K आर मल्टीप्लाइड विद K। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में I भी है, J भी है, K भी है, थर्ड वाले में केवल J है, दैट मीन्स I और K के कंपोनेंट कितने माने जाएंगे, 0। तो इस केस में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ J का कंपोनेंट कितना 3, इधर J का कंपोनेंट 8, तो ये आएगा 3 इंटू 8, दैट मीन्स 24। अब देखिए इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर, इसका मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या होगा इसका, वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर? सिंपली फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है फ्लक्स का। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इज कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल 3 into 10 to the power 3 I कैप न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन। अब देखो क्या क्या गिवन है, फर्स्ट में ठीक है, देखिए गिवन क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है
कितना है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो देखिए आई कैप का मतलब है अलोंग द एक्स एक्सिस, किधर दिया है अलोंग एक्स एक्सिस, जे होता है अलोंग द वाई, के होता है अलोंग द जेड। आई कैप दिया है दैट मींस ये एक्स एक्सिस की तरफ है। एरिया कितना दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मींस 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट फ्लक्स आपको फाइंड करना है। नंबर 1, इट्स प्लेन इज पैरेलल टू बाई जेड प्लेन, प्लेन इज पैरेलल टू बाई जेड प्लेन। अब देखिए प्लेन बाई जेड प्लेन में है, अब इस तरीके से समझना। फर्स्ट कंडीशन जो आपको दे रखी है कि ये कोऑर्डिनेट्स, ये आपका एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है इस टाइप से है अलोंग द एक्स, और जो आपको सरफेस दे रखी है, सरफेस का जो प्लेन है वो कैसा है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब देखिए वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल होने का मतलब क्या है कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, एक्स डायरेक्शन, ये आपका एक्स, ये वाई, ये जेड। अगर प्लेन वाई जेड में है तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मींस एक्स कितना एंगल बनेगा, ठीक है थीटा बनेगा पहली कंडीशन में आपका 0 डिग्री, और थीटा जब 0 डिग्री बनेगा तो क्या होगा देन फाई इज इक्वल ई इंटू ए कॉस 0। ई कितना 3 इंटू 10⁻³ इंटू ए कितना 10 इंटू 10⁻⁻4। अब देखिए ये होगा आपका फाई इज इक्वल 3 इंटू 10⁻³ और 1 कितना हुआ 10⁻4 इंटू 10⁻⁻4, ये कैंसिल हो जाएगा, फ्लक्स कितना आएगा 3। यूनिट क्या दे रखा है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड क्या दिया है द नॉर्मल टू इट्स प्लेन। देखिए नॉर्मल टू इट्स प्लेन का मतलब क्या है, ये सीधा सीधा बोला गया है एरिया वेक्टर के बारे में। मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। नॉर्मल टू द प्लेन मतलब एरिया वेक्टर कितना कर रहा है, सेकंड कंडीशन दी गई है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां पर है एक्स एक्सिस पर, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज 60 डिग्री। और जब एंगल 60 डिग्री है तो एंगल 60 डिग्री होने का मतलब क्या है कि आपका जो फ्लक्स निकल के आएगा फाई इज इक्वल क्या आएगा ई इंटू ए कॉस 60, ई इंटू ए 3 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। करोगे जब आप इसको सॉल्व तो ये सब कुछ सॉल्व होने के बाद 3 आएगा, 3/2 का मतलब 1.5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। समझ लीजिए सिंपल है। एंगल डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। अगर ये दिया जाए एंगल इज मेड बाय द प्लेन, तो आपको क्या करना है एंगल फिर उसका फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड आपसे ये बोला जाता है कि नॉर्मल टू इट्स प्लेन में एंगल मेक कर रहा है, तो नॉर्मल टू इट्स प्लेन का मतलब होता है कि वो एरिया वेक्टर की ही बात करी जा रही है, तो डायरेक्ट हम उसी एंगल को इंप्लीमेंट कर देते हैं। क्लियर, फटाफट नोट कर लीजिए, वैसे तो इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू ए चार्ज इनसाइड द क्यूब of side 0.1 meter r ex is equal alpha x and ey is equal ez is equal 0. Alpha is equal 500 Newton per coulomb, Newton per coulomb into meter. Calculate the flux through the cube and the charge inside the cube. अब देखिए फ्लक्स के बारे में एक बात और नोट कर लीजिए, if flux is outward from any surface then it is positive, because outward field lines will represent positive charge, and if the flux is inward
देन इट इज नेगेटिव। अगर फ्लक्स इनवर्ड है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज के कारण होगा। और अगर फ्लक्स आउटवर्ड है तो वो पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस सरफेस में देखिए, इस सरफेस में जो आपको दिया है इस डायग्राम में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका Ex इज इक्वल अल्फा एक्स और अल्फा इंटू एक्स, और साथ ही साथ ये बोल दिया अल्फा की वैल्यू कितनी है 500 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर। अगर ये वैल्यू हम इसमें प्लेस करते हैं तो ये क्या होगा, इट इज 500x। ये वैल्यू डायरेक्टली हमने इसमें प्लेस कर दी 500x। x का मतलब क्या है कि ये अलोंग द x एक्सिस दे रखा है। अलोंग द x एक्सिस का मतलब सीधा सीधा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा है, इधर से जा रहा है इधर, इस टाइप से। अब देखिए दो सरफेस हम इसकी मान लेते हैं। एक सरफेस हमने ये मान ली a, ये हमने सरफेस क्या मान ली, हम मान लेते हैं सरफेस x, और ये सरफेस हम मान लेते हैं y। फिर एक फेस को हमने x मान लिया, एक फेस को हमने मान लिया y। तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये फेस x से एंटर कर रहा होगा, y से एग्जिट हो रहा होगा। क्लियर। अब इस कंडीशन में देखिए, अब अगर हम इस कंडीशन में बात करें तो देखिए एट फेस x, फेस x और दूसरा एट फेस y, दो फेसेस पर अलग अलग हम कैलकुलेशंस करेंगे। फेस x पर देखो Ex कितना होगा 500 इंटू ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस है इसकी 0.1 मीटर, 0.1, दैट मीन्स ये जो आपका आएगा ये आएगा आपका 50, कितना आएगा 50 न्यूटन पर कूलम। y पर देखो Ex इज इक्वल कितना होगा, ये आपका आएगा 500 इंटू, ठीक है Ex नहीं, हम इसको E2 लिख लेते हैं, E2 ये हो गया आपका E1, 500 इंटू, अब y वाले फेस की डिस्टेंस देखो 0.1 मीटर इसकी और 0.1 मीटर इसकी, तब जाके y फेस हमको मिलेगा। पहला फेस होगा 0.1 मीटर पे, 0.1 मीटर आगे दूसरा फेस मिलेगा, तो ये कितना हो गया 0.2, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा आपका 100 न्यूटन पर कूलम। अब ये 100 न्यूटन पर कूलम हो गया, तो इसके बेस पे अगर हम बात करें फ्लक्स, इसका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इज इक्वल होगा E इंटू ए, E यानी कि 50, एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर, स्क्वायर है तो 0.1 का होल स्क्वायर यानी कि 50 इंटू 0.01, दैट मीन्स 0.5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आया फर्स्ट फेज का। और देखिए ये एंटर कर रहा है, एंटर करने का मतलब है फ्लक्स नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, उसका एक रीजन समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आगे की तरफ, और इसका अगर हम एरिया वेक्टर देखें बेटा तो देखो एरिया वेक्टर इसका क्या आएगा, जो इसका एरिया वेक्टर होगा इस फेस पर, इस फेस पर एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा n कैप। फ्लक्स आगे, एरिया वेक्टर इसका पीछे, दैट मींस cos 180 बनेगा, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, दैट्स व्हाई ये जो हमारा आएगा फ्लक्स, ये सारा कैसा आएगा नेगेटिव। देखिए सेकंड फेज पर अगर हम बात करें फ्लक्स की, क्या होगा, इट इज इक्वल E2 इंटू ए, क्लियर। अब देखिए E2 इंटू ए, सेकंड वाले फेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमको मालूम है, बाहर है, ये रही, एरिया वेक्टर इसका भी बाहर होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे सेकंड फेज पर। और हम यूं कहें डायरेक्टली क्या है कि फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो वैसे ही पॉजिटिव होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा
100 इंटू एरिया इसका भी कितना 0.1 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपका 100 इंटू 0.01, दैट मीन्स ये आएगा आपका प्लस का 1 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये दोनों फेसेस के अलग अलग फ्लक्स आ गए, बट क्वेश्चन में ये बोला है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। फ्लक्स थ्रू द क्यूब का मतलब है नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स मतलब फाई इज इक्वल कितना होगा फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 निगेटिव है तो कितना होगा -0.5, फाई 2 पॉजिटिव है 1 तो ये कितना आएगा प्लस 0.5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर। क्लियर? ये तो आ गया नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, बट साथ ही साथ आपको क्या और फाइंड करना है चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो बेटा देखो चार्ज इनसाइड द क्यूब की अगर हमको बात करनी है तो इसके लिए हमको एक लॉ पढ़ना पड़ेगा जिस लॉ को हम बोलते हैं गॉस लॉ, और उस गॉस लॉ के बेस पर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो जब तक गॉस लॉ हम नहीं पढ़ रहे हैं तब तक हम इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं, उसके बाद हम इसका ये वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे कि चार्ज अंदर कितना होगा। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा गॉस लॉ। अब समझिए ये गॉस लॉ है क्या। हमने ये बात बोली कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रखी जाए तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स है वो उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट अगर किसी चार्ज को हम किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख दें, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा था ये Q, ये चार्ज रखा है तो ये क्या करेगा, ये अपने सराउंडिंग में इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। अगर हम आगे कोई एक सरफेस ऐसी रख देते हैं तो होगा क्या कि इस चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस आगे जाएंगी और क्या होंगी, इससे पास होंगी, दैट मींस इससे फ्लक्स पास होगा। हम जितनी बड़ी सरफेस रखेंगे फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। बट क्या हो कि अगर हम इस चार्ज को एक सरफेस के अंदर रख दें, क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख दें, गॉस ने इसी को स्टडी किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया अपनी स्टडी के लिए। सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है Q एंड फर्स्टली ही इनक्लोज्ड इट, सपोज ये चार्ज Q है एंड ही कंसीडर दैट इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। Q चार्ज है, पॉजिटिव है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब हम अगर एज्यूम ये करें कि इस चार्ज को हम इनक्लोज करते हैं एक स्फेरिकल सरफेस से, कवर करते हैं, कितना फ्लक्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कोई बात नहीं हमने क्लोज किया, कितना फ्लक्स आया इसका 8, बिकॉज जो चार्ज था वो 8 फील्ड लाइंस एमिट कर रहा था और चारों तरफ से हमने कवर कर लिया है तो 8। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कवर करते हैं एक लार्ज स्फेरिकल सरफेस से। अब अगर हम काउंट करके देखें तो देखिए अभी भी फ्लक्स कितना है 8। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमको एक बात तो मिल जाती है कि जो फ्लक्स है फाई वो क्लोज्ड सरफेस के साइज पर, क्लोज्ड सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करता। किसके लिए, फॉर क्लोज्ड सरफेस। अगर चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा है तो क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड हम क्या देखते हैं कि चलिए साइज पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, बट अगर हम शेप को चेंज करके देखें तो क्या होगा। अगर हम इसका शेप चेंज करके देखते हैं तो मान लीजिए हमने एक इस टाइप से लिया, इसको कवर कर दिया इस टाइप से क्यूबिकल सरफेस से, क्यूब के अंदर। अब देखिए अभी भी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 8 है। मान लीजिए हमारा मन नहीं करता, हम किसी दूसरा शेप का दे देते हैं इसको, हम इससे कवर कर देते हैं, कौन से कॉनिकल सरफेस से हमने इस टाइप से कवर कर दिया। अभी भी देखिए अभी भी इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है 8। तो बेसिकली गॉस लॉ का लॉजिक यही है। क्या लॉजिक है, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस द फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस विल नॉट डिपेंड ऑन देयर साइज और शेप।
किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शेप एंड साइज। अब बात ये आती है कि शेप और साइज पर अगर डिपेंड नहीं करता तो ये डिपेंड करेगा किस पे? तो एक सिंपल सी बात समझिए, कितनी फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सिंपली कि कितनी फील्ड लाइन क्लोज सरफेस से बाहर निकलेंगी ये डिपेंड करेगा चार्ज की स्ट्रेंथ पर और चार्ज के मीडियम पर। मान लीजिए क्लोज सरफेस के अंदर का मीडियम वैक्यूम है और आपने 1 कूलम का चार्ज रखा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी जो भी निकलना होगा। मान लीजिए आप चार्ज 1 कूलम का रहने देते हैं, मीडियम कुछ और कर देते हैं, तो आपको मालूम है कि जो मीडियम चेंज जब होता है तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी चेंज होने का मतलब है कि जो क्वांटिटी उसको रेजिस्ट कर रही थी वो चेंज होगी, तो हो सकता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो जाए, कम हो जाए। तो पहला फैक्टर तो आ गया मीडियम। बट अगर हम मीडियम को वैक्यूम मान रहे हैं तो दूसरा फैक्टर ये होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी पास होंगी किसी भी सरफेस से, ये डिपेंड करता है उस सरफेस के अंदर रखे चार्ज के अमाउंट पर। अगर अंदर रखा चार्ज कम अमाउंट का होगा तो कम फील्ड लाइंस पास होगी, ज्यादा अमाउंट का होगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास होगी। दैट मीन्स हमको एक सिंपल सा रिलेशन मिलता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। किसी भी सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स वो केवल और केवल एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो होता है अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट। सेकंड फैक्टर मीडियम भी हो सकता है। क्लियर? तो गॉस लॉ है क्या, समझते हैं गॉस लॉ को। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, the flux passing through any closed surface is independent from their shape and size, and the amount of flux passing through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times to the net amount of charge enclosed by the surface। किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज दैट इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है केवल और केवल उस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। दैट मींस अगर हम इसको डिटेल में लिखना चाहें तो गॉस लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो ये बनेगा, फ्लक्स यानी कि फाई दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds में। अब देखिए क्लोज सरफेस के लिए ले रहे हो तो सर्किल लग सकता है, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज सरफेस। ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज कॉल्ड द गॉस लॉ। क्लियर? अब बात ये आती है कि ये तो हमने थ्योरेटिकली प्रूव किया है, हमने एज्यूम्शंस के बेस पे प्रूव किया है कि शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, केवल चार्ज पर और मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। बट इसका टेक्निकल कोई प्रूव है या नहीं है? तो यस, हम इसको टेक्निकली दैट मींस डेरिवेशन के थ्रू प्रूव भी करेंगे और देखेंगे कि क्या है। अब देखिए गॉस लॉ को हम प्रूव करते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस। अब समझिए प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। Let me consider a point charge Q is placed at any point in space। In space हमने एक point charge मान लिया Q। Clear? And we consider that it is placed at the center of a spherical surface that is of radius r। ये एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखा है और इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस कितनी है, r। क्लियर? इफ वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस देन वी हैव टू कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ दिस सरफेस। अगर हमको इसका फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, लेट वी कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ दिस सरफेस। अब समझिए ये जो चार्ज आपने कंसीडर किया, आपने क्या माना कि ये एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है स्मॉल q। हम इस सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और ये देखते हैं कि इस एलिमेंट पर अगर हम बात करें तो इस चार्ज के कारण जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। इस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा, दैट मींस
इस स्फेरिकल सरफेस के किसी भी एलिमेंट पर अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री। क्लियर, 0 डिग्री आएगा। अब बात करनी है हमको फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एलिमेंट, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर है उसकी सरफेस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, अगर हम इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो सरफेस की डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस के इक्वल। इन दैट केस E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको मिल गया, एरिया वेक्टर इसका ds। फ्लक्स की बात कर लेते हैं, कितना होगा वो बात करते हैं। नाउ द फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, अगर हम स्फीयर के थ्रू पास होने वाले फ्लक्स की बात करें तो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इज इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर। देखिए इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे सर्किल लग जाएगा, क्या आएगा, फाई इज इक्वल इंटीग्रेशन ई इंटू डीएस, एंगल कितना आया है cos 0, ई बाहर आएगा, ई बाहर आएगा, ई बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब जरा देखिए इस सरफेस के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, या ये लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ सरफेस। और ये जो सरफेस है स्फेरिकल है, अगर हम इस स्फेरिकल सरफेस के टोटल एरिया की बात करें तो स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो बेटा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। क्लियर, ये सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचता क्या है, जो हमको चाहिए था वही हमारे पास बचेगा, फाई इज इक्वल, इधर रह गया आपका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये रह गया आपका q, जो इस सरफेस के अंदर रखा है। दैट मींस द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज दैट इज बाउंडेड बाय द सरफेस। क्लियर, तो इस टाइप से हम ओम्स लॉ को, इस टाइप से हम गॉस लॉ को प्रूव भी कर सकते हैं। सिंपली आपको एक पॉइंट चार्ज लेना है दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखा है। जब वो स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखा है तो यहाँ पर हमने अगर बात करी है तो ये निकल के आया हमारा फाई इज इक्वल 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू q। क्लियर, इट इज गॉस लॉ। शेप और साइज पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता अगर सरफेस क्लोज्ड है और चार्ज उसके अंदर रखा है। और मान लीजिए अगर सरफेस को क्लोज्ड है और चार्ज कहाँ रखा है, बाहर रखा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अंदर वाला चार्ज होगा नहीं, तो फ्लक्स 0 माना जाएगा। सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए कोई सरफेस है, इस टाइप से मैं बात करता हूँ, ये एक सरफेस है, ये क्यूबिकल सरफेस है और चार्ज क्या है, चार्ज इसके बाहर रखा हुआ है। कितना फ्लक्स पास होगा, अगर चार्ज बाहर है तो क्यूब से पास होने वाले फ्लक्स को 0 कंसीडर किया जाएगा क्योंकि कोई भी चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए स्फीयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद चार्जेस प्लस माइनस 3 × 10⁻⁶। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर समझ लीजिए, बात करी जा रही है स्फीयर की, तो लॉजिक समझो। स्फीयर का मतलब क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, और क्लोज्ड सरफेस के लिए जो आपका फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है,
चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड इसका पार्ट समझिए, फॉर डाइपोल, अगर आप डाइपोल की बात करते हो तो डाइपोल के लिए नेट चार्ज कितना होता है, 0, क्योंकि डाइपोल में एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो नेट चार्ज इन द डाइपोल 0 रहेगा। तो स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना, 0। स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना, मान लीजिए ये स्फीयर है, इस टाइप से इसमें डाइपोल रखा हुआ है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ओवरऑल चार्ज कितना होगा इस सिस्टम का, ओवरऑल चार्ज तो 0 रहेगा, तो ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा तो फ्लक्स भी कितना, 0। दैट मींस इसका आंसर बी करेक्ट होगा। क्लियर और इजी क्वेश्चन था, समझ में आया। फिर से समझ लीजिए कि स्फीयर के अंदर रखा है डाइपोल, तो स्फीयर एक क्लोज्ड सरफेस है और डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है, इसलिए स्फीयर से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। नेक्स्ट, two charges of magnitude -2q and +q are located at a, 0 and 4a, 0। चलिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है, ये ऑरिजिन, ये a, 2a, 3a, 4a। चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, एक रखा हुआ है a, 0 पर, कितना है -2q, दूसरा रखा है +q कहाँ, 4a, 0 पर। What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a with its center at origin? ऑरिजिन पर सेंटर मान के 3a रेडियस का अगर हम स्फीयर ड्रॉ करें तो ये रेडियस, ये आएगा स्फीयर, कितना होगा फ्लक्स, फ्लक्स की बात अगर हम करते हैं तो कितना होगा, समझिए, फाई इज इक्वल क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब देखो सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, सिस्टम में तो दो चार्ज थे, लेकिन देखें 3a रेडियस पर 4a, 0 वाला यानी कि q चार्ज कहाँ चला गया, सिस्टम के बाहर, इसका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। इस केस में अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स कितना आएगा, -2q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। 3a रेडियस का जब स्फीयर ड्रॉ करोगे तो एक चार्ज रेडियस स्फीयर के बाहर चला जाएगा। इस कंडीशन में जो आपका आएगा फ्लक्स वो आएगा -2q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज -2q है इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट दिया है, चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। क्लियर। फ्लक्स क्यूब शेप एंड साइज से हमको कोई मतलब नहीं है, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो अगर हम फेस की बात करें कितना फ्लक्स होगा तो सिंपली, ठीक है, फाई इज इक्वल क्या होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक। और अगर हम वन फेस की बात करें, फॉर वन फेस के लिए अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फाई 1 इज इक्वल क्या होगा, 1/6 इंटू q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेस है, 6 फेस मिला के इतना हो रहा, तो एक फेस का कितना 1/6, चार्ज कितना 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम डायरेक्टली इसको कितना लिख सकते हैं, 10⁻⁻5 बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। इट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। क्लियर। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गॉस लॉ से रिलेटेड, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। थैंक यू।